हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में बिजनेस का लेसन नंबर 6 वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत एवं पद्धतियों के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें स्टडी किया था कि वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब जो होता है, प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से अर्थात आधुनिक ढंग से करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। वैज्ञानिक प्रबंध की जो धारणा है, जो कंसेप्ट है, वो F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर हुए विद्वान, उन्होंने दिया। अच्छा, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो थे, उनका जन्म 1836 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1915 में हो गई थी। इसके बाद कुछ टेक्निक पढ़ी हमने वैज्ञानिक प्रबंध की। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक में सबसे पहली जो तकनीक थी, क्रियात्मक फॉरमैनशिप थी। और क्रियात्मक फॉरमैनशिप का मतलब होता है कि एक संस्था को कार्य के आधार पर छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक कार्य को उसके योग्य व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता होती है, उस व्यक्ति को वैसा कार्य दे दिया जाता है। इससे जो कार्य की क्वालिटी और क्वांटिटी है, अर्थात कार्य की में विशिष्टीकरण के लाभ संस्था को प्राप्त होते हैं। इसके बाद क्रियात्मक संगठन में प्रबंध एक उत्पादन संस्थान को दो भागों में बांटा गया है। क्रियात्मक संगठन है जो, उसमें एक संस्थान को दो भागों में बांटा गया है। ये हमने इसलिए छुड़वा दिया था ताकि आपको पहले टेक्निक करा दी जाए और उसके बाद इसके बारे में बताया जाए। तो देखिए, टेलर ने, यहां आप देखेंगे कि टेलर ने कारखाना प्रबंध को के कार्य को दो उपविभागों में विभाजित करने का सुझाव दिया। और पहला उपविभाग था नियोजन विभाग, ठीक है, और दूसरा उपविभाग था उत्पादन विभाग। यानी उन्होंने दो भागों में बांटा इसको, पहला उत्पादन विभाग और दूसरा जो है नियोजन विभाग। उत्पादन और नियोजन विभाग। अब उत्पादन और नियोजन जो विभाग हैं, इन दोनों में चार चार अधिकारी जो है वो शामिल किए गए। चार चार विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई जो कि नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग के कार्यों को संभालते हैं। अब हम उनको वर्णन सहित पढ़ेंगे। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कारखाना प्रबंधक ने जो कारखाना प्रबंध के कार्य है उसको दो भागों में बांटा। एक नियोजन विभाग, नियोजन विभाग का अधिकारी नियोजन अधिकारी कहलाता है, और दूसरा उत्पादन विभाग, उत्पादन विभाग के अधिकारों को उत्पादन अधिकारी कहते हैं। नियोजन विभाग में फिर चार अधिकारियों की नियुक्ति, यानी नियोजन विभाग को पुनः चार भागों में बांटा जाता है। एक कार्य, और उसमें चार अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। पहला कार्य मार्ग लिपिक, दूसरा संकेत कार्ड लिपिक, तीसरा समय और लागत लिपिक, चौथा अनुशासन अधिकारी। इसी तरह उत्पादन विभाग को भी चार भागों में बांटा गया और उसके चार अधिकारी नियुक्त किए गए। टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक। और सबसे लास्ट में जो है वो होते हैं श्रमिक। अर्थात इन सब विभागों, इन सब अधिकारियों के नीचे श्रमिक होते हैं। जैसे कार्य मार्ग लिपिक है, ये एक हेड होता है उस डिपार्टमेंट का और उसके नीचे श्रमिक काम करते हैं। जैसे संकेत कार्ड लिपिक हेड होता है, इसके नीचे श्रमिक काम करते हैं। ऐसे ही टोली नायक होता है, एक उसके नीचे श्रमिक काम करते हैं। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और इनका वर्णन जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नियोजन विभाग के विशेषज्ञ और उनके कार्य। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि नियोजन विभाग के विशेषज्ञ कौन कौन है, उनके कार्य क्या हैं। तो आप लिखेंगे नियोजन विभाग के निम्न चार विशेषज्ञ होते हैं और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला विशेषज्ञ नियोजन विभाग का होता है कार्य मार्ग लिपिक। इस अधिकारी का काम क्या होता है? तो देखिए, यह लिपिक निश्चित करता है कि किसी विशेष काम को पूरा करने का क्रम क्या होगा। अर्थात एक अगर कोई काम किया जाना है तो उसको किस क्रम में पूरा किया जाएगा, पहले कौन सा कार्य किया जाएगा, उसके बाद कौन सा। अर्थात यूं कह सकते हैं किस किस मार्ग से होकर कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके द्वारा यह भी निश्चित किया जाता है कि आज क्या करना है और कहाँ करना है। अर्थात आज के दिन कौन सा काम करना है और वो कहाँ करना है, ये भी कार्य मार्ग लिपिक के द्वारा ही तय होता है। दूसरा होता है संकेत कार्ड लिपिक।
ये क्या कहता है, यह लिपिक श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड तैयार करके ना जो है उन्हें टोली नायक को सौंप देता है। जो ये लिपिक होता है, यह लिपिक श्रमिकों के लिए संकेत कार्ड का मतलब है ये इसमें ये बताता है कि क्या काम करना है, किस प्रकार का कार्य है, किस विधि से करना है, एक तरह से वहां हिंट देता है, ठीक है। और वो कार्ड तैयार करता है, उसे टोली नायकों को सौंप देता है। इन कार्डों में जो संकेत कार्ड लिपिक तैयार करता है, उनमें काम की प्रकृति अर्थात किस प्रकार का कार्य है, कार्य को करने की विधि, प्रयोग होने वाली सामग्री और मशीनों के बारे में सूचना दी जाती है। तीसरा जो है समय और लागत लिपिक। समय और लागत लिपिक क्या करता है, यह लिपिक निश्चित करता है कि विशेष काम को कब शुरू किया जाएगा और कब समाप्त होगा, अर्थात समय, अर्थात ये लिपिक या ये अधिकारी ये निश्चित करता है कि एक विशेष काम किस समय चालू होगा और कितने समय में या कब वो समाप्त होगा, अर्थात उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसके साथ ही इसके द्वारा यह भी निश्चित कर दिया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं की लागत कितनी आएगी। और लास्ट जो है नियोजन विभाग का अधिकारी, वो है अनुशासन अधिकारी। अनुशासन अधिकारी जैसा कि नाम से, डिसिप्लिन ऑफिसर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अनुशासन अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जो कार्य है वो ढंग से हो रहा है, अर्थात ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कार्य ढंग से हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। इसके बाद बात करते हैं उत्पादन विभाग के अधिकारी या विशेषज्ञ और उनके कार्य। तो देखिए उत्पादन विभाग के विशेषज्ञ और उनके कार्य में तो सबसे पहला जो होता है टोली नायक। तो नियंत्रण के उद्देश्य से श्रमिकों को अनेक समूहों में बांट दिया जाता है। जैसे भाई कंट्रोल करने की दृष्टि से जो एक संस्था में काम करने वाले अनेक श्रमिक हैं उनको छोटे छोटे ग्रुपों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक जो ग्रुप है उसका एक नेता नियुक्त कर दिया जाता है जिसे हम टोली नायक कहते हैं। जैसे आप देखते भी होंगे कि पूरे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको सेक्शनों में बांट दिया जाता है। अगर किसी मान लो 12th साइंस में ज्यादा बच्चे हैं तो उसके लिए ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन इस तरह बना दिया जाता ताकि ये सारा कंट्रोल की दृष्टि से कार्य ठीक प्रकार से चले, इस वजह से किया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो टोली नायक है उसका मुख्य कार्य सुनिश्चित करना है कि श्रमिक और मशीनें दोनों उत्पादन करने की स्थिति में हैं, अर्थात ये सुनिश्चित करता है कि श्रमिक और मशीनें दोनों ही अपने कार्य की स्थिति में हैं, अर्थात मशीनों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और उनके प्रयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री उन्हें उपलब्ध करा दी गई है और जो चीजें, जो वस्तुएं, जो रॉ मटेरियल, जो माल श्रमिकों को और मशीनों को काम के दौरान चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सेकंड है गति नायक। गति नायक का काम ये देखना होता है कि सभी श्रमिक अपना काम जो है निर्धारित गति से कर रहे हैं या नहीं, अर्थात जिस गति से काम होना चाहिए। मान लीजिए एक दिन में 500 यूनिट का प्रोडक्शन होना है तो ये देखता है कि क्या 500 के टारगेट को अचीव किया जा सकता है, ठीक गति से काम चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो गति अगर कार्य ठीक गति से नहीं हो रहा तो गति नायक धीमी गति के कारण जानकर कारणों का पता लगा के उनकी समस्याओं का समाधान करता है। और तीसरा है मरम्मत नायक। मरम्मत नायक का काम मशीनों तथा औजारों को काम करने योग्य हालत में बनाए रखना होता है, ठीक है। यानी इसका जो मुख्य कार्य है वो ये सुनिश्चित करता है कि मशीन और औजार काम करने के योग्य हों। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो उनको ठीक करके उन्हें काम करने योग्य बनाने का प्रयास करता है। और लास्ट है निरीक्षक। यह उत्पादित वस्तुओं की किस्म की जांच करता है और प्रमापित किस्म से मिलान करके जो है विचलनों का पता लगाता है, विपरीत अंतर आने पर सुधारात्मक कार्रवाई करता है। ये निरीक्षक होता है। कि प्रमापित कार्य का मतलब क्या है, प्रमापित किस्म या कार्य का मतलब क्या है, पीछे एक चैप्टर में हमने पढ़ा था। प्रमापित का मतलब है कि पहले से किसी वस्तु के नमूने या उसकी क्वांटिटी तय कर लेना। मान लीजिए आपने ये निर्धारित किया कि एक दिन में एक आदमी को 100 यूनिट प्रोडक्शन करना, तो ये 100 यूनिट जो है प्रमापित कार्य हो गया, ठीक है। और मान लीजिए ए क्वालिटी का माल बनाना, तो ए जो है प्रमापित किस्म हो गई।
तो जब वास्तव में कार्य किया जाता है तो उसके बाद जो प्रमापित कार्य है, जो आपने सोचा है, उससे उसकी तुलना की जाती है। कि जैसे मान लो आपने सोचा कि भाई एक दिन में 100 यूनिट बनानी है और वास्तव में जितनी बनी होंगी, मान लीजिए 90 बनी, तो आप 100 बनानी थी, उससे उसकी तुलना करते हैं कि क्या कार्य वास्तव में उसके अनुसार हो रहा है या नहीं। तो ये आपके 2 विभाग थे, नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग। इन पर अलग से क्वेश्चन आता है। इसके बाद बात करते हैं हमने आपको उत्पादन जो वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक बताई थी, उनमें बहुत ज्यादा ये नहीं लिखना, उनमें सीधा विशिष्टीकरण जो है पहली तकनीक हो गई, सेकंड हो गई आपकी कार्य का प्रमापीकरण, थर्ड हो गई आपकी सरलीकरण, फोर्थ हो गई आपकी कार्य विधि अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन, और विविधात्मक मजदूरी पद्धति, मानसिक क्रांति आदि। इसके बाद बात करते हैं टेलर एवं फ्योल के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, टेलर और फ्योल दोनों ही जो विद्वान थे, उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों ने ही प्रबंध के सिद्धांत दिए। ये बात अलग है कि फ्योल ने प्रबंध के सामान्य सिद्धांत दिए और जो टेलर थे, FW टेलर थे, उन्होंने प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत दिए। तो टेलर और फ्योल दोनों ही प्रख्यात प्रबंध विशेषज्ञ हुए हैं। प्रबंध के क्षेत्र में दोनों का अमूल्य योगदान रहा है। टेलर एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, यानी टेलर जो थे वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्होंने अपना जीवन काल एक श्रमिक के रूप में प्रारंभ किया। क्वेश्चन आ सकता है कि टेलर ने अपना कार्य किस रूप में प्रारंभ किया? श्रमिक के रूप में। यही कारण है कि उन्हें श्रमिकों को काम करते हुए नजदीक से देखा और उनकी समस्याओं को समझा है और उनकी कार्यकुशलता के स्तर को पहचाना है। श्रमिकों की कार्यकुशलता के संबंध में उन्होंने अनेक प्रयोग किए और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक श्रमिक को जितना काम करना चाहिए वह उससे बहुत कम काम करता है। श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए टेलर ने अनेक सुझाव दिए। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिकों की कार्यकुशलता था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? श्रमिकों की कार्यकुशलता। तो इस पैरे में आपने मेनली ये पढ़ा कि जो टेलर थे उन्होंने अपना जो कार्य प्रारंभ किया वो एक श्रमिक के रूप में किया, और यही कारण था कि वो श्रमिकों से बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे। एक आप जानते हैं कि एक व्यक्ति की डायरेक्ट अगर अपॉइंटमेंट मैनेजर पद पे हुई है तो वो श्रमिकों की समस्याओं को बहुत नजदीक से नहीं जान पाता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति उस पद पर रहकर कार्य करके आया है, तो यानी श्रमिक के पद पर रहकर कार्य करके आया है, तो उसको सारी समस्याओं के बारे में पता होगा। इसलिए वो कहता है कि टेलर ने, क्योंकि वो श्रमिकों के बहुत नजदीक रहा, तो उनकी समस्याओं को पहचाना और ये जाना कि जो एक कर्मचारी है वास्तव में उसको जितना काम करना चाहिए वो उससे कहीं कम काम करता है, ठीक है। और इस संबंध में जो है उन्होंने अनेक सुझाव दिए ताकि कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके, और उनकी अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था वो श्रमिकों की कार्यकुशलता था। यही कारण है कि उन्हें टेलर को कुशलता विशेषज्ञ कहा जाता है। तो ध्यान रखना, टेलर को कुशलता विशेषज्ञ कहा जाता है। आगे अब फ्योल की बात करते हैं। तो फ्योल क्या कहते हैं? इसके विपरीत फ्योल ने अपना जीवन एक उच्च प्रबंधक के रूप में प्रारंभ किया। तो ये अपोजिट हो गया, उन्होंने कर्मचारी से स्टार्ट किया था, लेकिन फ्योल ने अपना जीवन जो है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्टार्ट किया था, मैनेजर से। और यही कारण है कि उन्होंने उच्च प्रबंधकों की समस्याओं को नजदीक से देखा, क्योंकि ये ऊपर के अधिकारी थे, तो इन्होंने जो हाई लेवल के टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट थी उनमें के काम के दौरान क्या समस्याएं आती हैं उनको समझा और देखा। उच्च प्रबंधकों की समस्याओं को दूर करने के लिए फ्योल ने अनेक अमूल्य सिद्धांतों को जन्म दिया। यानी आपने पढ़ा भी कि उन्होंने 14 सिद्धांत दिए। फ्योल के अध्ययन का केंद्र उच्च प्रबंधकों की समस्याएं होने के कारण, तो देखिए ऊपर आपको बताया जो टेलर के अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु श्रमिकों की जो कार्यकुशलता था, जबकि फ्योल के अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु प्रबंधकों की, उच्च प्रबंधकों की समस्याएं था। इसलिए इन्हें प्रशासन विशेषज्ञ, तो टेलर को कुशलता विशेषज्ञ कहा जाता है और इन्हें प्रशासन विशेषज्ञ।
दोनों प्रबंध विशेषज्ञों के प्रबंध जगत में दिए गए योगदान में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं, निम्नलिखित हैं। यानी दोनों के ने जो प्रबंध के सिद्धांत दिए उनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट। तो सबसे पहले दोनों जो टेलर और फ्योल थे उनके विचारों में, उनके सिद्धांतों में क्या समानताएं थी। तो देखिए, सबसे पहले पहला है प्रबंध के समस्याओं का समाधान। दोनों प्रबंध विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुभवों और प्रयोगों के आधार पर प्रबंध के समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए। दोनों द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधान आज सिद्धांतों के रूप में हमारे सामने विद्यमान हैं। तो दोनों ही जो प्रबंध विशेषज्ञ थे उन्होंने अनेक प्रयोग किए और सिद्धांतों का रूप उन्हें दिया। इसके बाद है अगला पॉइंट है आपका कि सेकंड, व्यवहारिक पक्ष पर बल। दोनों फ्योल और टेलर दोनों का वास्तविक जो कार्य से बहुत सीधा और नजदीकी संबंध था। यानी दोनों का ही वास्तविक कार्य से, यानी कि इनके जो दोनों के सिद्धांत थे वो व्यवहारिकता में लागू नहीं होते हैं, बल्कि जो उन्होंने कहा उसको आप कहीं भी देख सकते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने प्रत्येक कार्य के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया, अर्थात जो सुधार संभव थे उन्होंने उन्हीं के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने ऐसा कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया जिसको व्यवहारिकता में न लाया जा सके। ठीक है ना, अर्थात कोई भी सिद्धांत दोनों ही अर्थशास्त्रियों में, विद्वानों में से किसी के भी सिद्धांतों में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं था जो वास्तव में प्रयोग ना होता हो। ठीक है, और इसके बाद है अच्छे औद्योगिक संबंधों पर बल। तो दोनों का यह है मत या विचार था कि श्रमिक प्रबंधकों और श्रमिकों में अच्छे संबंध स्थापित हो जाएं तो उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों विद्वानों को यह मानना था कि श्रमिक और प्रबंधकों में अच्छे संबंध होने ही चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो एक संस्था अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकती है। अब दोनों में अंतर क्या है? ये तो समानता है। तो आप ये डिफरेंस पूरा लिखेंगे कंप्लीट करके, जैसे टेलर और फ्योल के विचारों में अंतर। ये 6 मार्क्स में पेपर में भी आ जाता है। सबसे पहले संदर्भ, तो पूरा लिखेंगे। टेलर जो है के सिद्धांत उत्पादन क्रियाओं या कारखाना क्षेत्र से संबंधित थे और फ्योल के जो सिद्धांत थे उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित थे। सेकंड, आदेश की एकता। टेलर के सिद्धांतों में आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। श्रमिक एक ही समय पर 8 विशेषज्ञों के निरीक्षण में काम करता है। देखिए, आदेश की एकता का सिद्धांत हमने आपको बताया था। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है? आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। लेकिन टेलर में आपने पढ़ा, नियोजन विभाग अभी हमने पढ़ाया और उत्पादन विभाग, उसमें 4 अधिकारी होते हैं, तो एक श्रमिक को 8 लोगों से एक साथ आदेश मिलता है। तो इसमें आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। जबकि फ्योल के सिद्धांतों में आदेश की एकता के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाता है। तीसरा, अनुकूल या लागू होना। टेलर के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं और जबकि ये सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, सब जगह और हर समय लागू हो सकते हैं। रचना का आधार। टेलर जो है वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों पर प्रतिपादन किया। टेलर के जो सिद्धांत थे उनका प्रतिपादन वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर हुआ, और जबकि इनके सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वभौमिक जो है सत्य के रूप में प्रस्तुत किया इन्होंने। इसके बाद है 5वां, ध्यान का केंद्र। टेलर जो है, टेलर के ध्यान का मुख्य केंद्र बिंदु कार्य के सरलीकरण, समय, गति अध्ययन आदि द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना है, और इनका जो मुख्य केंद्र बिंदु था विभिन्न सिद्धांतों का पालन करते हुए जो है संस्था के संपूर्ण प्रशासन में सुधार लाना। इसके बाद टेलर जो थे उनका व्यक्तित्व टेलर व्यक्तित्व से एक वैज्ञानिक थे और ये जो है एक पेशेवर थे। और लास्ट है, टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधक कहा जाता है और इनको प्रशासन की सामान्य विचारधारा का प्रबंधक कहा जाता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।